यहां पर बात की जा रही है कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। कंसल्टेटिव कमेटी यानी कि कंसल्ट करने वाली यानी कि सलाहकार कमेटी। ये कमेटी जो पार्लियामेंट की है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? रिसेंटली अभी ये न्यूज में थी, तो आप लोग को यहां पर स्टेटमेंट बताना है कौन सी करेक्ट है। बोला गया है यहां पर ये चेयर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है उसके द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है जो यहां पर इसमें अगर रिपोर्ट की बात करें, यहां पर दे प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो यहां पर आंसर जानते हैं, तो आंसर है यहां पर डी, यानी कोई सी भी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। अब यहां पर जानते हैं आखिर ये न्यूज में किस लिए थी। न्यूज में यहां पर इसलिए थी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और इसी के साथ में प्रज्ञा ठाकुर, जो कि फारूक अब्दुल्ला तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, वो अभी डिटेंशन सेंटर में है, और प्रज्ञा ठाकुर जो कि काफी कंट्रोवर्सी के चलते न्यूज में रहते हैं। तो ये दोनों जो थे यहां पर नॉमिनेट किए गए कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर। ठीक है, ये जो कमेटी थी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसी के चलते ये जो कमेटी है, इसके में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। टोटल कितने मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं? तो 12 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 9 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। तो टोटल मिलाकर 21 मेंबर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि चेयर की जाती है किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो बोला गया यहां पर कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री यहां पर इसको चेयर करते हैं, गलत यहां पर ये। इसी के साथ में ये एक तरीका इनफॉर्मल डिस्कशन होता है बिटवीन मिनिस्ट्रीज। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि इसको पर्टिकुलर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है स्पीकर को, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये कोई ऐसा फंडा देखने को यहां पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कमेटी है जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में थी। आंसर यहां पर आप लोगों के सामने इसका डी हो गया। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बात की जा रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो डीपीएसपी जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर यहां पर जो डीपीएसपी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर बोला गया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यहां पर हमारे संविधान में जो किया गया, जिसके चलते जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको यहां पर अमेंड किया गया, उनके अंदर यहां पर संशोधन किया गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th और 97th। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 एंड 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया 3 पार्ट आप लोगों को याद रखना है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है। पार्ट सेकंड जिसमें हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। सॉरी, फंडामेंटल राइट नहीं, ये है यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, सिटीजनशिप ये यहाँ पर अभी अमेंडमेंट जो बिल है वो भी न्यूज में था, इसके चलते क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा यहाँ पर पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये है यहाँ पर जो कि आर्टिकल 21 काफी ज्यादा न्यूज में है, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया जा रहा है। रिलीजन वाले आर्टिकल काफी न्यूज में है। राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की वजह से वो वाला न्यूज में है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर बात करें पार्ट 4 के बारे में, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे संविधान में इसके बारे में मेंशन किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया था, जो कि यहां पर ये अगर बात करें तो यहां पर ये न्यू डायरेक्टिव जो पॉलिसी है उसके ऐड की बात की जा रही है। इन्होंने यहां पर बात की कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, तो आर्टिकल 39 यहां पर देखने को मिलेगा। प्रमोट किया गया इक्वल जस्टिस और प्रमोट किया गया फ्री लीगल एंड एड टू द पुअर। तो 39 जो ए अमेंडमेंट किया गया, मैंने आप लोगों को बताया था जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी कि अगर किसी आर्टिकल के सामने स्मॉल में लिखा रहे तो यहां पर ये पहले से गया, पर लेकिन अगर कैपिटल में लिखा रहे तो अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया, इसके चलते जो कि अमेंडमेंट किया गया है। पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, तो ये भी ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। इन्वायरमेंट सेफगार्ड की बात की गई 48th ए के अंदर में, तो वो भी इसके थ्रू यहां पर अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया। ये इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, तो ये 1976 में किया गया, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो इमरजेंसी के टाइम पर था, 1975 से लेके 77 तक इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। फिर इसमें चेंज लाने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसके चलते जो बर्बादी इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी फिर उसको रिपेयर किया गया। तो 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये 1978 में आया, और इसके चलते यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भी स्टेट पॉलिसी थी वो ऐड की गई कि मिनिमाइज करना इनइक्वालिटी को,
खासकर अगर बात की जाए इनकम स्टेटस और फैसिलिटेट करना अपॉर्चुनिटी, तो उसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिली। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में, जिसके चलते एलिमेंट्री एजुकेशन यहां पर ऐड की गई आर्टिकल 21A के तहत में यहां पर, और ये भी यहां पर एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई स्टेट की कि वो यहां पर बच्चों के लिए एजुकेशन का सिस्टम यहां पर क्रिएट करे। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहां पर इसमें ऐड की गई, ये यहां पर आर्टिकल 43B में, ठीक है। तो ये सारे वो मैंने रिसेंटली अभी जो यहां पर आप लोग अमेंडमेंट देखने को मिले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो सारे मैंने आप लोगों को बताए। तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए, आई होप कि अब आप लोगों का इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी में से 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को मैं निकाल दूंगा अगर डिटेल में यहां पर इसके बारे में हम लोग बात करें तो। आंसर यहां पर इसका ये हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें प्रेसिडेंट रूल के बारे में। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र के अंदर भी महाभारत देखने को मिला, किस तरीके से गठबंधन करके जोड़ तोड़ करके गवर्नमेंट बनाई गई। तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल जो था वो इंपोज किया गया था। तो उसी के बारे में यहां पर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि कौन सी ऐसी इम्प्रॉपर कंडीशन है जिसके चलते प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, तो वो यहां पर गलत होगा। पहला बोला जा रहा है हंग असेंबली। हंग असेंबली क्या, पहला बोला जा रहा है हंग असेंबली, दूसरा बोला जा रहा है अगर मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे और कोई पार्टी एबल ना हो गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तीसरा बोला गया यहां पर अगर मेल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है ड्यू टू एलिगेशन ऑफ करप्शन। सही आंसर कौन सा है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है कि यहां पर इम्प्रॉपर होगा अगर कोई यहां पर पार्टी है वो करप्शन करती है और करप्शन के बेस पर आप लोग बोले कि प्रेसिडेंट रूल लगा दे, तो यहां पर ये इम्प्रॉपर होगा, ये सही तरीका नहीं होगा। क्योंकि करप्शन के बेस पर अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी करप्शन में संलिप्त पाई जाती है। तो इसको कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया प्रेसिडेंट रूल को लगाने का। नेक्स्ट यहां पर जो स्टेटमेंट बोली गई हंग असेंबली। हंग असेंबली का मतलब होता है कोई भी पार्टी यहां पर मेजोरिटी में नहीं है ताकि यहां पर गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। जैसे महाराष्ट्र के अंदर हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हंग असेंबली थी, मिलजुल कर यहां पर काम करने की कोशिश की गई। हालांकि शिवसेना वहां पर पहले सपोर्ट कर रही थी, अगर डायरेक्ट वे में बोला जाए तो हंग असेंबली नहीं थी, हंग असेंबली हरियाणा के अंदर थी, पर लेकिन बाद में हंग असेंबली यहां पर बन गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर मिनिस्ट्री यहां पर रिजाइन कर दे तो सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में यहां पर गवर्नमेंट फॉर्म करने की कंडीशन में नहीं है, तो उस टाइम पर भी यहां पर आप लोग प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, पर लेकिन अगर करप्शन का केस सामने निकल कर आए इस सिचुएशन में आप लोगों को बोले प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वो बिल्कुल गलत एक तरीके से रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहां पर? इसका आंसर होगी इसका बी। कई तरीके के बिल आप लोगों को हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं। मनी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गया, या फिर और भी कई सारे जो बिल हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इन बिल के बारे में जो बात की जा रही है यहाँ पर, यह बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान में जो चेंज किया जाता है उसके बारे में जो बिल है उसके बारे में बात की जा रही है। प्रेसिडेंट के पास में जब ये बिल जाता है तो प्रेसिडेंट उसके साथ में क्या क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या पावर होती है, ये है बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए एक बार। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट यानी कि स्वीकृति यहां पर देनी पड़ेगी। दूसरा है कि प्रेसिडेंट इसको विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से बिल को यहां पर विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, यानी कि रोक सकता है बिल को। दूसरा बोला गया यहां पर रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए बिल को। तो सही आंसर यहां पर क्या है? अगर प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट यहां पर क्या कर सकता है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया नन। तो सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका ए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है ये 2/3 मेजोरिटी के थ्रू यहां पर पास किया जाता है। और कुछ ऐसे भी फंडे होते हैं जहां पर स्टेटमेंट से भी यहां पर लगभग यहां पर 1/2 + 1, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 1/2 + 1 की मेजोरिटी राज्य के द्वारा भी उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर इस बिल को प्रेसिडेंट को एक्सेंट देनी ही पड़ेगी, यानी कि स्वीकृति देनी पड़ेगी, ना तो रोक सकता है ना रिटर्न कर सकता है। तो यहां पर प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लोग बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसको 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप लोग बोलिए 1971 का। इसके चलते ओब्लिगेटरी बना दिया गया प्रेसिडेंट को कि उनको ऐसी एसेंट देनी ही पड़ेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको रोक कर बैठ जाए। ऑलरेडी पास कराने में जद्दोजहद लगी है और प्रेसिडेंट रोक कर बैठ जाए तो ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। तो आंसर इसका यहां पर ए हो गया। बात की जा रही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी आप लोगों को पता है हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, तो जो एनकाउंटर किया गया उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोला जा रहा है बेसिकली,
या ए आप लोग बोल सकते हैं कस्टोडियल डेथ, तो उसके चलते भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो था वो पिक्चर में था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है। दूसरा बोला जा रहा है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहाँ पर इसके चेयरमैन बन सकते हैं। इसकी रिकमेंडेशन जो होती है वो गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होती है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 2 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2 and 3। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका ए में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहाँ पर इसके चेयरमैन हो सकते हैं, बाकी एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। ये एक आप लोग को यहाँ पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिलेगी। स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। तो लॉ कौन सा है यहाँ पर? प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इस लॉ के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया है, जो कि एक मल्टी मेंबर बॉडी है। टोटल मिलाकर 5 मेंबर आप लोगों को देखने को 5 टोटल मिलाकर पर्सन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक चेयरमैन है और इसी के साथ में 4 मेंबर है। तो यहाँ पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहाँ पर इसके मेंबर बेसिकली चेयरमैन यहाँ पर बन सकते हैं। और देखिए कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन अगर बाइंडिंग होती है तो गवर्नमेंट जो है उल्टी सीधे काम करती हुई नजर नहीं आती। तो कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर इसकी बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, ये एक गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जा सकता है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल द अमेंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड बाय ओनली पार्लियामेंट। ओनली पार्लियामेंट में यहां पर इनिशिएट किए जा सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनिशिएट नहीं किए जाते हैं, ऐसा बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइवेट मेंबर अगर कोई बोले तो इसका मतलब होता है कि अदर देन मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर के अलावा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अगर चाहे तो। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहाँ पर इसका सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देखिए अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो राज्य का जो यहाँ पर बात करते हैं असेंबली, तो वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं है कि राज्य की असेंबली जो है वो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई बिल इनिशिएट कर सकती है। दूसरा बोला गया प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर लेकर आते हैं पर लेकिन वो पास नहीं हो पाते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी में गवर्नमेंट होती है और जब गवर्नमेंट होती है तो वहां पर जो बिल लेकर आएगा वो मिनिस्टर ही लेके आएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन वहां पर बिल लेकर आ सकता है। तो इसके चलते इसके बारे में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। तो प्राइवेट मेंबर बिल कौन सा होता है? अदर देन मिनिस्टर अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट के अंदर में उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। आंसर सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर ये इंटरव्यू भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एक साइड में बात की जा रही है फंडामेंटल राइट के बारे में, दूसरी साइड में बात की जा रही है लीगल राइट के बारे में। तो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया बोथ लीगल राइट और फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पर कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। वेयर जो लीगल राइट है उनको अमेंड किया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, ऐसा आप लोग यहां पर देखिएगा। अभी क्या है यहां पर करेक्ट आंसर तो समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट जो होता है जो और लीगल राइट जो होता है दोनों में डिफरेंस क्या है? लीगल राइट यहां पर किसी भी लॉ के थ्रू यानी कि स्टैट्यूट के थ्रू, ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू यहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान के थ्रू यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दोनों संविधान से प्रोटेक्टेड नहीं है, ये ऑर्डिनरी लॉ से प्रोटेक्टेड है और ये संविधान से प्रोटेक्टेड है। फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, और लीगल राइट जो है उनको तो अमेंड किया ही जा सकता है। तो इस तरीके से दोनों के बारे में आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, पार्ट 3 में हमारे संविधान में रखे गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पर लेकिन जब बात करते हैं लीगल राइट के बारे में, जैसे राइट टू वोट, ये लीगल राइट है संविधान में। अगर बात करें यहाँ पर इसके बारे में, इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पर ये लॉ के थ्रू यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट किया गया, तो फंडामेंटल राइट के अंडर में यहाँ पर ये नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ओके, क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है कि ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है यहां पर अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग सेकंड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, जो कि सेंडाई जापान के अंदर हुई थी मार्च 2015 में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट ये पोस्ट 2015 है, जो कि बात करते हैं यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, और 7 ये इसके अंदर टारगेट है और 4 प्रायोरिटी एक्शन लेने के लिए यहां पर इसके अंदर बात की गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 and 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर वो है इसका बी।
तो ये इसका 20 आंसर सही है, इनके 2 आंसर सही है, पर फर्स्ट आंसर गलत है क्योंकि यहाँ पर सेकंड ये यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यहाँ पर ये थी, यहाँ पर ये थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर एंड रिडक्शन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन हुई कहां पर थी, ये सेंडाई में ही हुई थी, जो कि जापान के अंदर है 2015 में। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर वन हॉर्न राइनोज के लिए, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को यहां पर यह बताना है। बोला जा रहा है वर्ल्ड में एक लौती ऐसी सेंचुरी है जो कि वर्ल्ड जो यहां पर ये वन हॉर्न राइनोज यानी कि एक जो गैंडे हैं एक सिंह के, उनके लिए यहां पर देखने को मिलती है, वो कौन सी है। आप लोगों को ऑप्शन दिया गया पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वैली ऑफ फ्लोर। ये है 3-4 ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए बी सी एफ डी। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए यानी कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रीजन क्या है यहाँ पर, ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी, यहाँ पर 2 जो भैंस थी उनकी जान चली गई थी, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। तो यहाँ पर ये जो सेंचुरी है यहाँ पर ये आप लोगों को आसाम के अंदर नजर आएगी, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन आसाम के अंदर है और ये वाला आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर नजर आएगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में और पूछा गया यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। बोला जा रहा है इसका हेडक्वार्टर यहां पर मनीला फिलीपीन में है। दूसरा बोला गया है ऑफिशियल यूएन जो यहां पर ऑफिशियल यूएन नेशन ऑब्जर्वर है। इसी के साथ में जो इंडिया इसका मेंबर नहीं है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए में बोला गया 1 and 2 3, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1 ओनली। तो कौन सा आंसर है यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से, आंसर यहां पर सी यानी कि थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। बोला जा रहा है इंडिया मेंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो इंडिया यहां पर मेंबर है, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, हेडक्वार्टर इसका मनीला में है और यूएन के ऑब्जर्वर की जब बात करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो बैंक है ये 1966 में यहां पर बनाया गया था और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम करता है जिस पैटर्न पर वर्ल्ड बैंक काम करता है। वो कैसे काम करता है, जिस कंट्री का जितना पैसा डोनेशन ज्यादा होता है इसके अंदर में, उतना ही उसके पास में वोटिंग राइट होता है। तो इसके पैटर्न के बेस पर ही यहां पर ये बैंक भी काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में। तो इस ट्रीटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बोला गया है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये अलाउ करती है क्लेम करने के लिए जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, जिस तरीके से मून वगैरह हो गया, प्लैनेट हो गया, कि उसके लिए क्लेम किया जा सकता है किसी कंट्री के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये बाइंडिंग प्रोविजन नहीं रखती है, यानी कि ये है कि साइन कर लो या ना कर लो, बस एक ही तरीके से आप लोग मानोगे सही है, नहीं मानोगे तो नहीं सही है। तीसरा बोला गया ट्रीटी जो है ये 1967 में आफ्टर जो रेक्टिफाई की गई यूएसए के द्वारा, सोवियत यूनियन और यूके के द्वारा, सेवरल अदर कंट्री के द्वारा, तब यहां पर पिक्चर में आई। तो कौन सी यहां पर ट्रू स्टेटमेंट है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 3 ओनली, डी में बोला गया 1 and 3। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यहां पर इसका सी यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों गलत है। यहां पर बोला गया कोई भी कंट्री क्लेम कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्लेम करेगी तो सब अपने क्लेम कर बैठ जाएंगे और इस पे यहां पर आप लोगों को बाइंडिंग फोर्स नजर आएगा। स्पेशली ये जो काम करती है, ये काम करती है पीसफुल पर्पज के लिए, आउटर स्पेस को यूज करना है, यानी कि वो आप लोगों की घर की जागीर नहीं है, आप लोग उसको जाकर अपना एक तरीके से एरिया बना लो। तो ये यहां पर बेसिकली बोला गया है इसके अंदर में। तो ये 108 कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी इसमें टोटल, जो कि इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका पार्ट है। तो 1967 में यहां पर ये पिक्चर में आई थी। आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया 10th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो पटना में हुआ। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया ऑर्गेनाइज कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए में बोला गया 2 ओनली, बी में बोला गया 1 ओनली, सी में बोला गया 1 and 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो आंसर है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो यहां पर कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर है यहां पर इसका बी यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो बोला गया यहां पर ये जो सेलिब्रेट किया गया है यहां पर, ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, ना कि यहां पर ये सेलिब्रेट किया गया पटना के अंदर में। तो सेकंड यहां पर एक फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। आंसर आप लोगों का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये बात की जा रही है सरस आजीविका मेला के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है ये जो मेला है यहां पर, ये इनिशिएटिव है अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि हेल्प करता है एक तरीके सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू यहां पर
जो स्किल उसी के साथ में जो प्रोडक्ट वगैरह है उनके बीच में, जो बायर और जो सेलर है उनके बीच में एक लिंक प्रोवाइड कराता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। जो आंसर है यहाँ पर इसका ये है डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है। ये जो बेसिकली यहाँ पर मिला है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और खासकर जो पर्टिकुलर एरिया में जो वुमेन है उनको कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, और अगर कोई सामान वो बनाते हैं तो कैसे हम लोग जो बायर और जो सेलर है उसके बीच में लिंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिक ये इसका पर्पज है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो 26 मेंबर होते हैं, 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, और 14 यहां पर ये पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है 50% सीट जो प्राइवेट कॉलेज में है उनके लिए भी गाइडलाइन जारी करता है। ये यहाँ पर फीस, खासकर जो फीस वगैरह से रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मेंबर होते हैं वो 25 होते हैं, यहाँ पर 26 नहीं होते हैं। 50% सीट यहाँ पर ये एक तरीके से गाइड करता है जो प्राइवेट कॉलेज होती है उसके अंदर भी, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं एफएटीएफ के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो पहले बोला गया कि सऊदी अरेबिया का मेंबर बना है एफएटीएफ का। दूसरा बोला गया रिसेंटली एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन। तो क्या है आंसर सही? तो आंसर सही है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि पाकिस्तान को रिसेंटली अभी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है और फरवरी 2020 तक इसको ग्रे लिस्ट में रखने की बात की जा रही है। नॉर्थ कोरिया जबकि ये पहले से ही ब्लैक लिस्ट के अंदर में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो रिसेंटली अभी कौन सी कमेटी यहां पर इससे रिलेटेड बनाई गई थी? पहला बोला गया केलकर कमेटी, दूसरा बोला गया नंदन नीलकनी कमेटी, तीसरा बोला गया मंडल कमेटी, चौथा बोला गया नरसिमन कमेटी। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर बी। ये कमेटी रिसेंटली अभी बनाई गई थी, कैसे हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को और लार्ज स्केल पर बढ़ा सकते हैं। तो इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि हाँ एक कमेटी बनाते हैं जो कि सजेस्ट करेगी किस तरीके से पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो डिजिटल जो यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए उसके साथ में डील करने के लिए नंदन नीलकनी कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप की गई। आंसर बी हो गया। तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर ये फेयर एंड जो रिम्यूनरेटिव प्राइस है शुगर कैन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर उसको, कौन सी स्टेटमेंट सही है जो कि शुगर कैन के इस प्राइस को अप्रूव करती है? ए में बोला गया यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, बी में बोला गया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सी में बोला गया है डायरेक्टरेट ऑफ मेकिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और डी में बोला गया एग्रीकल्चर कमिटी प्रोड्यूस मार्केट। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इससे रिलेटेड? तो जो सही आंसर यहाँ पर वो है बी, यानी कि ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यहाँ पर इसके हाथ में ये पावर होती है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है यहाँ पर? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, जो कि यहाँ पर शुगर कैन यानी कि गन्ने से रिलेटेड यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें अप्रूव करता है कि क्या क्या यहाँ पर प्राइस रहना चाहिए गन्ने और चीनी से रिलेटेड, ठीक है। तो आंसर बी हो गया।